नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो देश भर में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब प्रीमियम डीजल भी महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने सोमवार रात 12 बजे से प्रीमियम डीजल की कीमतों में लगभग ₹1.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। तेल कंपनियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की विनिमय दर में उतार चढ़ाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। लगातार बदलती वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईंधन की कीमतों में यह बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी से खासकर परिवहन, लॉजिस्टिक्स और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दिल्ली में अब प्रीमियम डीजल की कीमत करीब 95 से 96 रुपए प्रति लीटर हो गई है। हालांकि प्रीमियम डीजल सामान्य डीजल की तुलना में बेहतर माइलेज और इंजन परफॉर्मेंस देता है, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण इसका उपयोग सीमित हो सकता है। तो जानकारी के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने प्रीमियम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के तहत XP 100 यानी कि 100 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत 149 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 160 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं एक्स्ट्रा ग्रीन प्रीमियम डीजल की कीमत 91.49 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के तहत XP 100 पेट्रोल में लगभग 11 रुपये प्रति लीटर और प्रीमियम डीजल में करीब 1.5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। बता दें कि इससे पहले 20 मार्च को सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 से 2.35 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। हालांकि फिलहाल सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो जिस तरीके से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, उसके बाद अब इसका सीधा प्रभाव आम उपभोक्ताओं पर पड़ता हुआ नजर आएगा। परिवहन, लॉजिस्टिक और कृषि से जुड़े उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब भी पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा को लेकर बात की जा रही है, तो सबसे पहले यही आश्वासन दिया जा रहा है कि देश में ऊर्जा संकट कहीं से कहीं तक नहीं है, यानी सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन बार बार जिस तरीके से प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, LPG सिलेंडर की कमर्शियल जो सिलेंडर हैं उनमें इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये दो तरह की अलग अलग तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, एक तरफ सरकार का आश्वासन और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, मेरा अपना कहना यह है कि आज ये जिस तरीके की जिस समस्या में हम सब लोग खड़े हुए यहाँ पर है, मैं मानता हूँ समस्या है, यशस्वी की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से हम सब देशवासियों के लिए सुरक्षित रखा है। क्योंकि अभी ये जो समस्या है, आपने देखा है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश को इसका सामना न करना पड़ा। हाँ। लेकिन अगर आपने अभी वैसे बोला कि जो तेल की जो दिक्कत है, प्रीमियम तेल की दिक्कत हमारे सामने है, या कुछ थोड़ी सी कॉमर्शियल आई लोगों से, और ये सीधी सी बात है कि जब तेल हम बनाते नहीं है, हमारे यहाँ तेल बनता नहीं है, हमारे यहाँ तेल का उत्पादन नहीं होता है, तो सीधी सी बात है कहीं से प्रभावित तो होगा। लेकिन आम जनता पेट्रोल अभी भी बहुत बड़ा पेट्रोल पड़वाता है, जो हम लोग पड़वाते हैं, हम सभी लोग पड़वाते हैं। तो फिर ये बात कहना कि जो है उससे जनता पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, ये मैं मानने को तैयार हूं। अच्छा, लेकिन मनोज जी, एक सवाल, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जो है वो जनता को भ्रमित कर रही है। उनका कहना यह है कि ऊर्जा संकट अगर नहीं है तो सरकार फिर क्यों इस तरीके के फैसले ले रही है जिससे जनता प्रताड़ित हो रही है। और उन तस्वीरों का क्या जो हमने गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी, या पेट्रोल पंप के बाहर जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे ये बात पहले कह चुका हूं कि समस्या तो ऐसा नहीं, समस्या नहीं है, समस्या है। लेकिन जैसे मैं आपको अपना बता रहा हूं, मैंने अपनी गैस को खुद बुक कराया जी। अब मैंने उसको ऑनलाइन बुक करने के बाद तीसरे दिन मेरे घर गैस पे गैस आ गई। तो अब ये समस्या आप अगर देखेंगे, पेट्रोल पंप पे जाए, पीलीभीत, हमारे पीलीभीत में, बरेली में, अक्सर रोहिलखंड के क्षेत्र में जहां मैं रह रहा हूँ,
मैंने तो किसी भी जगह पर कहीं भीड़ लगी नहीं देखी है। कहीं भीड़ अगर लगी हुई है तो विपक्ष का काम केवल यह है कि आपने कई सारे फिल्म देखे होंगे, कई सारे देखा होगा कि वो लोग वहां पर जबरदस्ती इस माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को भ्रमित करने का काम सरकार नहीं कर रही है, जनता को भ्रमित करने का काम केवल विपक्ष कर रहा है। समय पर गैस की समस्या, मैंने कहा केवल उतनी समस्या है कि जो सिलेंडर हमको बहुत आसानी से दिन के दिन मिल जाता था, वो हमको 25 दिन बाद मिल रहा है, ये तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के घर पे गैस नहीं है। थोड़ा सा व्यवसायिक रूप से जो शादी ब्याह के मामले थे, उसमें भी सरकार ने सीधे सीधे आदेश दिए कि अगर कोई कारण ऐसा है जिस कारण गैस आपको चाहिए, तो वो प्रशासन पे जाके अपना लेटर लेके उसको गैस मिल रही है, आराम से कार्यक्रम हो रहे हैं सारे के सारे जितने भी है। तो ये भ्रमित करने का काम केवल और केवल विपक्ष का है। सरकार जो है ऐसी भ्रमित नहीं कर रही। ठीक है, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। संजीव जी, अभी आपने सुना मनोज मिश्रा जी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कोई भ्रमित नहीं किया जा रहा, बल्कि जो स्थिति है उसे स्पष्ट रूप से जनता के समक्ष रखा गया है। क्या आप भी यही सोचते हैं? देखिए, सच बात यह है कि ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल के सुबह से लगातार जनता के सामने एक ऐसा समस्याओं का बंडल फेंक दिया गया जिसमें जनता लगातार परेशान है, सुबह से ही परेशान है। 5 चीजें आज के दिन में सुबह से जब आप जगे तो आपको जानकारी मिली। पहली बात तो ये कि जिस कमर्शियल सिलेंडर की बात हम कर रहे हैं, पिछले 3 महीनों के अंदर में उसमें जिस तरह से बेतहाशा उसके दाम में इजाफा हुई है। 1 जनवरी को 111 रुपए, 1 फरवरी को 50 रुपए, 1 मार्च को 31 रुपए, 7 मार्च को 115 रुपए और 1 अप्रैल को 218 रुपए। मतलब ये कि पिछले 3 महीनों के अंदर में सबसे उछले स्कोर पर 525 रुपए की बढ़ोतरी, ये सरकार की तरफ से। दूसरी बात, एटीएम में आज यदि आप पैसा निकालने जाते हैं तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम कानून आज से लागू हो गए। 3 बार जो निकालने के पहले जितनी छूट थे, उस छूट के बाद में यदि आप निकालते हैं तो 23 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन आपको देना पड़ेगा, वो कटेगा। दूसरी बात, हवाई ईंधन अचानक आज पता चला कि दुगुने रेट पे पहुंच गया है। हवाई ईंधन की बात करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि जिस तरह से कमर्शियल डीजल था उसका दाम बढ़ा। रात की बात आप खुद कर रहे हैं कि प्रीमियम पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं। तो हम सब जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि ईंधन और ऊर्जा के दाम में जब भी कभी भी इजाफा होता है तो उसका महंगाई पे असर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन निश्चित तौर पे महंगा हो जाता है, उत्पादन प्रभावित होती है, कंपनियां प्रभावित होती है, वो उत्पादन उतना नहीं कर पाता है। तो निश्चित तौर पे हर क्षेत्र में जब कभी भी ईंधन और ऊर्जा में इस तरह की स्कार्सिटी आती है तो हर क्षेत्र में महंगाई स्वाभाविक है। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये महंगाई आई कहाँ से? सरकार प्रबंधन कर रही है। हमें ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार अपने तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन मैं एक दूसरी बात भी मानता हूं कि सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, कूटनीति मामलों में अपने अदूरदर्शिता की वजह से इस तरह की मुसीबतों में फंस गई है। सरकार यदि थोड़ा सा आगे की बात सोचती, सरकार की नीतियां स्पष्ट होती, तो ये ईंधन हम कहां से लाते हैं, किस रास्ते लाते हैं, क्या सरकार को, एक आम जनता को ये बात समझ में आ रही है? तो क्या सरकार ये बात नहीं समझ पाई कि हम किसके खेमे में रहेंगे? युद्ध, हिंदुस्तान तो युद्ध में नहीं है, लेकिन क्या हिंदुस्तान इस पूरे युद्ध में इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में क्या तटस्थ भूमिका नहीं निभा सकता था? क्या हिंदुस्तान तटस्थ था? क्या झुकता हुआ नहीं दिखा किसी और के कदम में? और किसी और के कदम में झुकता हुआ दिखाई दिया। जहां से हमें सहायता मिलती, जहां से हमें राहत मिलती, उसके बारे में हमने अपनी जुबान से उसका आरिश देना गया। यहाँ से एक अतिथि मेहमान यहाँ से जहाज जा रहा था, उसको इतनी धृष्टता के साथ उस पर हमला कर दिया गया, मार दिया गया, देश की सरकार के मुंह से चुप शब्द नहीं सुने। 2024 की बात कर रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति के मौत पर यहाँ पे सरकारी अवकाश घोषित करने की बात थी और घोषित की गई, इसी देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। लेकिन खामनेई की मृत्यु के बाद में चूस शब्द आप बोलते नहीं और छठे दिन जाकर के आप शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। या तो नहीं करना था, और करना था तो पहले दिन करना था। इतनी फजीहत जाकर के आपने करवाई, तो आपने अपने गलत नीतियों की वजह से ये सारी परेशानियां बुला करके हिंदुस्तान के माथे पर थूक दिया आपने। आज परेशानी हो रही है आपको सुनने में। केवल इतनी ही बात नहीं, आप चले जाइए, बड़ी आसानी से ये बात कहते हैं कि किसी चीज की कोई किल्लत नहीं है। एक बार घर से बाहर निकलिए और देखिए किसी एलपीजी वाले किसी डिस्ट्रीब्यूटर के दरवाजे पर जाकर देखिए तो पता चलेगा कि लोग किस तरह से औधे मुंह पर पड़े हुए हैं। सुबह 7 बजे बगैर खाए पिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि कोई परेशानी, सब कुछ ठीक ठाक है। कमर्शियल की वजह से आपने होटलों को बंद करा दिया, उसकी सप्लाई बंद कर दी। चालू हुआ है लेकिन वो भी सीमित मात्रा में चालू हुआ है, कब पूरे रूप से सुचारू होगा वो भी पता नहीं है। तो ये सारी चीजें, आप चले जाइए इंडक्शन चूल्हा खरीदने चले जाइए, एक तो अपने दाम से 40% से ज्यादा में वो मिल रहा है, कहीं मिल भी रहा है तो मिलना भी आसान नहीं है, यह बात भी ध्यान में रखिए।
जी। तो ये तमाम चीजें जो आपने बुला ली है, अपने सर पे बुला ली है सरकार, और सरकार आज भी एक तरफ सरकार जब सदन में बैठती, ऊपरी सदन और निचली सदन दोनों सदन में कहती है कि स्थिति गंभीर है। हमने कोरोना का ध्यान रखिएगा, कोविड काल का जब नाम देश के प्रधानमंत्री ने जिस समय लिया, उसी समय उन्होंने पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल फैला दिया। आप कहते हैं विपक्षी पार्टी अफरा तफरी का माहौल फैलाती है। साहब, देश के प्रधानमंत्री यदि आज की तुलना किसी कोविड काल से करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरे रूह खड़े हो जाएंगे। हमने देखा है कोविड काल में किस तरह की स्थितियां थी, लोग लाइन कैसे लगाते थे, और वही लाइन लगता आज भी दिखाई दे रहा है। आप कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों को बुलाते हैं, सर्वदलीय बैठक में बुलाते हैं, और उस बैठक की इतनी अहमियत शून्य बराबर रहती है कि देश के प्रधानमंत्री वहां से गायब रहते हैं, नदारद रहते हैं, और आप पूछते हैं कि विपक्ष का है तो क्यों नहीं है वहां पे आया। अरे साहब, कम से कम सरकार में आप बैठे, आप अपनी गंभीरता दिखाते, उसके बाद में विपक्षी पार्टियों से हम सवाल पूछते, लेकिन आपने तो मौका ही नहीं दिया। आपने उस बैठक को ही गंभीर नहीं रहने दिया। तो ये तमाम चीजें दिखाई दे रही है, और आने वाले दिनों में हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि युद्ध थोड़ा सा और लंबा खींचा, इतना व्यापक प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पे पड़ने वाला है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा लत्ता, खान पान, सब पे सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। केवल हवाबाजी से काम चलने वाली नहीं है। ये एक आहट भर है, यदि अब भी सरकार नहीं चेतती है, अब भी नहीं पहचान पाती। आप कहते हैं कि 50 दिनों का हमारे पास ईंधन है। अरे साहब, 50 दिनों का ईंधन है तो उसको 60 दिन कब करेंगे? जब 50 दिन खत्म हो जाएंगे तब करेंगे। दो यदि जहाज वहां से हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वहां से जब मध्य से यदि चला आता है, तो आप यहाँ डंका पीटते हैं कि हमने 2 वहां से जहाज मंगा लिए और उसमें तकरीबन 92,000 मीट्रिक टन वहां से गैस आ गया। एक दिन का खर्च है वो हिंदुस्तान का। लोगों को भरमाइए मत, काम कीजिए और ईमानदारी से काम कीजिए, और बताइए कि आपकी विदेश नीति इतनी मजबूत है कि आप तन के खड़े रहेंगे, हिंदुस्तान के लोगों को कष्ट में नहीं जाने देंगे। हम शहर में रहते हैं, हम जिस जगह से आपसे बात कर रहे हैं। जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं संजीव जी। कई सारे सवाल आपने यहाँ पर खड़े किए हैं, और मनोज जी, मुझे लगता है कि सरकार को जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि इसी तरह के कई सवाल सभी के जहन में है कि आखिर स्पष्ट जो स्थिति है वो क्यों नहीं बताई जा रही। क्या सरकार पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के चक्कर में आम जनमानस को परेशानी में डाल रही है? काला बाजारी किस तरीके से रुकेगी? क्योंकि एक बहुत अच्छी बात संजीव जी ने यहां पर उठाई, और वो ये कि गैस की कालाबाजारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं। मनोज जी। नहीं, गैस की कालाबाजारी हो या आपने किसी भी चीज को देखे, अगर जब किसी चीज की अगर कहीं पर भी कोई कमी होती है या कोई सप्लाई में कमी होती है, आपूर्ति में कमी होती है, तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं से ये सिचुएशन निकल के आती है, जरूर आती है, निकल के। लेकिन अगर आप देखा तो इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी रही जिसमें एक अफरा तफरी का माहौल बनाने में विपक्ष ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई जी। क्योंकि आपने देखा कोरोना काल के समय पर भी आपने देखा होगा कि स्थिति ये थी कि जहां पर जो स्थिति बिगड़ी हुई थी, उस स्थिति को संभालने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कमान अपने हाथ में लेने के बाद लोगों को सुरक्षित रखा। लेकिन उस समय पर भी लोगों को ये भड़काया गया, ये बताया गया कि देश के अंदर जो है एक ऐसी स्थिति होने वाली है जिसका मतलब एक डराने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे टाइम पे मुझे लगता है विपक्ष का काम ये है कि सरकार के साथ खड़े होकर, सरकार के साथ में खड़े होकर ये विश्वास देना कि हम आपके साथ हैं, ना कि जनता के बीच में ये भय पैदा करना या जनता के बीच में ये डर पैदा करना कि ऐसी स्थिति बिगड़ने वाली है, तो कालाबाजारी कहीं ना कहीं पे बढ़ेगी। आप लेकिन अभी हमारे भाई साहब जैसे कह रहे थे कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके हम देख के आए कि क्या स्थिति है। बहरहाल मैं जहां पर रह रहा हूं, मैंने यहाँ पर देखा है कि ये भी हिंदुस्तान का एक पार्ट है। मैं पीलीभीत एक जिला है, मैं वहां रहता हूँ उत्तर प्रदेश में। मैंने अगर यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसी जगह नहीं देखा जहां पर कालाबाजारी गैस की कहीं पर भी हो रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं पर ये जो कमर्शियल सेंटर्स को लेके जो दिक्कत आई आके है, तो उसका भी समाधान कहीं ना कहीं निकाला गया है। लेकिन अब ये कोई कहे कि कोई नीति स्पष्ट नहीं है सरकार की। सरकार कह चुकी है कि हमको अपने उसमें जो भी चीजों का प्रयोग कर रहे थे, हम गैस का प्रयोग ज्यादा कर रहे थे, जो भी उसको ठीक ठाक से यूज करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हमको डरना है, भय खाना है, हमको कोई लोगों में ऐसा एक डर का वातावरण बनाना है जिससे कि लोग अपने घर में 10-10 सिलेंडर, 15-15 सिलेंडर इकट्ठे कर ले, स्टोर कर ले, और ये लोगों ने करा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में निभाने की आवश्यकता है। ये समस्या केवल हिंदुस्तान की नहीं है। दूसरी चीज हमारे संजीव जी कह रहे थे, मुझे बताइए कि क्या
क्या अन्य देशों को तेल की सप्लाई, ऊर्जा की सप्लाई क्या इतनी आसानी से हो रही है क्या जो भारत में हो रही है? स्टेट ऑफ हॉर्मोज की जो समस्या है वो क्या क्या भारत के लिए केवल है क्या? पूरी दुनिया के लिए है। अच्छा, लेकिन सभी को लेकिन समस्या मनोज जी, है। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अभी चलिए आप कह रहे हैं कि स्थितियां जो है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन जैसा कि संजीव जी ने भी कहा कि अगर ये संघर्ष थोड़े समय के लिए और खिंचता है तो सरकार के पास किसी तरह का कोई बैकअप प्लान है? क्योंकि स्थितियां तो अभी भी गंभीर नजर आ रही हैं और आने वाले समय में अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा व्यापक असर पड़ता हुआ नजर आएगा। नहीं, सरकार के पास व्यापक प्लान, आपने देखिए सरकार ने तो पहले से ही बहुत सारे अपने सोलर पैनल से लेके ये बहुत सारी चीजें ऊर्जा क्षेत्र में आप देखिएगा अगर, तो उस पर काम सरकार ने पहले से किया हुआ है बहुत सारा है सरकार। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब ये इतनी बड़ी समस्या, मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको, मैं इस बात को लेकर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई समस्या नहीं है, समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान हम सबको आपस में बैठ के निकालना है, शोर नहीं मचाना है। विपक्ष अभी यही कर रहा है और इसी डर के वातावरण में कोरोना काल में भी वो जो दोष देते ना कि हमारी पार्टी के द्वारा या भाजपा सरकार के द्वारा लोगों में भय के बाद लोगों की जान गई, मुझे लगता है कि वो जो डर का वातावरण बनाया जाता है विरोधी पार्टियों के द्वारा, उससे ये माहौल बना। आपको जनता के साथ रहना है कि सरकार के विरोध चक्कर में हम जनता का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप जनता का विरोध करते हैं क्योंकि जनता को आप गलत जानकारी दे रहे हैं। जनता को डराएंगे तो जनता डरेगी ना। ये स्थिति, तो सरकार का बैकअप प्लान ठीक है। सरकार ने अभी आपने देखा कि हरमोज से हमारे पास जहाज आए और लगातार आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी फिलहाल 20 से 25 दिन की स्थिति के लिए सरकार ने बोला है कि कोई भी हमारे से डर नहीं है। लेकिन जब हम इतना पीरियड निकाल दिया, 30 से 32 दिन से ज्यादा हो गए हमारे लिए, और हम सुरक्षित बैठे हुए हैं, हमारे घर पे गैस जल रही है, हमारे घर पे ऊर्जा जल रही है, तो मुझे लगता है आगे 20-25 दिन के बाद जो दिक्कत आई सरकार उसको भी जो है कंट्रोल कर लेगी। मुझे सरकार पे पूरा विश्वास है, आगे प्रधानमंत्री जी पे मेरा पूरा विश्वास है और देश की जनता को भी पूरा विश्वास है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हम सबको सुरक्षित आगे तक रखेंगे, इस संकट से निकाल देंगे। संजीव जी, सरकार की तरफ से तो यह आश्वासन लगातार दिया जा रहा है कि स्थिति जो है वो अभी भी कंट्रोल में है और आने वाले समय के लिए सरकार के पास एक रोड मैप पूरी तरह से तैयार है। आपको भी ऐसा ही लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि सवाल आपकी तरफ से भी ये उठाया गया और सभी जो आम जनता है उनके मन में भी ये सवाल है और शायद इसी वजह से ये पैनिक सिचुएशन भी कई जगहों पर देखने को मिल रही है कि लोग घबराहट के चलते घर में स्टॉक रख रहे हैं एलपीजी का, या पेट्रोल पंप पर हम लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं और महंगाई तो बढ़ती हुई लगातार दिखाई पड़ रही है। देखिए, सच बात यह है कि सरकार पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सदन में कम से कम ये स्वीकार किया कि स्थिति गंभीर है और आने वाले दिनों में स्थितियां और गंभीर होने वाली है। आप लोगों का साथ चाहिए, इस बात की तो मैं तारीफ करता हूँ जी। लेकिन सरकार के नुमाइंदे और पार्टी के नुमाइंदे जो आकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की मीठी गोलियां लोगों को देने का प्रयास करते हैं, उसमें कितना विरोधाभास है उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, दूसरी तरफ आप पेट्रोल पंप पर केरोसिन तेल बेचने की बात करते हैं, वहां छोटे सिलेंडर बेचने की बात करते हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जो लोग लोन लिए हैं उन्हें 3 से 6 महीने तक की हम सुविधा देने की बात कर रहे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि उनको कम से कम राहत मिले उनको। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आप वेबसाइट पर चले जाइए तो वो आपको सिखा रहे हैं कि कैसे गैस की बचत की जाती है, खाना एक बार उबल जाए तो आप 8 GB कर दें। ये सारी चीजें जनता की तरफ से नहीं है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से नहीं है, ये सरकार की तरफ से की गई सारी कवायद है, जिसको देखने के बाद में जनता में निश्चित तौर पर खलबली मचना स्वाभाविक है। विपक्षी पार्टी क्या करेगी? विपक्षी पार्टी आपको क्यों काट देगी? आप बताएं मुझे जरा। विपक्षी पार्टी तो आपको घेरेगी, उसका कर्तव्य बनता है कि हर एक मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछेगी। जब आप विपक्ष में थे तो वही काम करते थे। तो आप जब विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता में है, तो आपको हिंदुस्तान के लोगों को ये कम से कम संतोषजनक जवाब देना होगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। केवल मीठी आप इसे बताएं कि हमारे पास कितना स्टॉक है, बताएं कि हमारे पास क्या मास्टर प्लान है, बताएं कि कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है साहब, आप चले जाइए, हम जहाँ पे रहते हैं, विद्यार्थी यहाँ पे रहते हैं,
आपको पता होगा कि विद्यार्थी के पास कोई कनेक्शन नहीं होता है गैस का, बिल्कुल। ले जाता है छोटा छोटा, ले आता है 3 किलो 5 किलो वहां से खींच के उसमें डलवा के लाता है। वो पहले 80-90 रुपए लीटर लाता था, आज बच्चे 350-400 रुपए लीटर खोजने को तैयार है, फिर भी उन्हें नहीं मिल रहा है। और आप बताइए कि जो बच्चा पढ़ने के लिए आया है दिल्ली जैसे शहर में, मैं दिल्ली में हूँ, छात्र वाले इलाके में मैं रहता हूँ, उसकी स्थिति जो दिखाई दे रही है वो बेहद गंभीर है। सरकार के कान पे इस पर जू नहीं रखने वाला है। तो परेशानियां है, मैं फिर कह रहा हूं परेशानियां है, बढ़ने वाली है। आप लगातार विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इस तरह से पैनिक क्रिएट कर रही है। विपक्ष से बड़ा संसाधन आपके पास है सर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आपके पास है, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उसका काम ही है सरकार की नीतियों को बताना। और हिंदुस्तान की तमाम, मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि मुख्य धारा की मीडिया आपके साथ है। किसी मुख्य धारा के मीडिया पर आप देख लीजिए, आपको मुझे लगता है कि 10% भी लोग ये दिखाने को तैयार नहीं है कि गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है जाके एक बार देखिए आप किसी गैस दुकान पे। तो सरकार के तरफ से काम करने वाले लोगों की संख्या, ये सरकार रोना ना रोए कि विपक्षी पार्टियां इस तरह से पैनिक क्रिएट कर रही है, वो अफवाह फैला रही है जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति है। सरकार मजबूत है, सरकार इन सारे अफवाहों पर विराम लगाने के लिए मजबूत है। तो सरकार कदम उठाए जिससे लोगों को कम से कम इत्मीनान मिले। जी बिल्कुल। अच्छा मनोज जी, एक और सवाल यहाँ पर कि आपने कहा कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, आने वाले समय में आपने भरोसा भी जताया कि सरकार तमाम व्यापक ऐसे कदम उठा रही है जो आने वाले समय में भी स्थितियों को संभालने के लिए काफ़ी हैं, मान लिया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की हम तस्वीरें देख रहे हैं या लोगों में जिस तरीके का पैनिक यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि संजीव जी ने एक अभी बात कही कि सरकार उस पैनिक को रोकने में यहाँ पर नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं सरकार के आश्वासन पर अब लोग भरोसा करने से डरने लगे हैं। कई माइग्रेंट्स हैं जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, उनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, वो इधर उधर से जुगाड़ करके गैस की उपलब्धता यहाँ पर सुनिश्चित करते थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा पैसा उन्हें देना पड़ रहा है। कई छोटे व्यवसायियों का तो कारोबार ठप हो गया है। देखिए, जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि जो समस्या है, मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए, जो बेसिक जो बात है वो आपने अभी जो बोली वही बात बोलना चाह रहा हूं मैं, कि समस्या उसके पास है जिसके पास गैस का कनेक्शन नहीं है। यही रियलिटी है। कि अब जैसे मेरे पास अगर गैस का कनेक्शन नहीं है तो फिर पहले मैं गैस लेता था, हमने कहीं से मैंने गया कुछ 1000 रुपए का सिलेंडर है, 800 रुपए का सिलेंडर है, मैंने 200 रुपए देके ले आया जाके। अब उसको पैनिक हुआ है। पैनिक अगर देखा जाए तो पैनिक उसको हुआ है जिसके पास सिलेंडर नहीं था। पैनिक आम उसमें पैनिक नहीं हुआ है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, इतना जरूर है कि एक जो पूरी, जैसे हमारे भाई संजीव जी भी कह रहे थे कि एक वैश्विक एक समस्या है और ये मानने को तैयार, वो भी मैं भी कह रहा हूं वही बात, एक समस्या है ये। लेकिन मेरा मतलब है कि जब हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे देश में अगर पहले समस्या निकल के आई है तो इसका सामना आपको बिल्कुल ही करना है ना। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि सरकार ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो सरकार ने हमें विश्वास दिला दिया। अब विश्वास कैसे दिलाएगी सरकार? सरकार आपको अपने बुलेटिन जारी करके या अपने जो भी उनके प्रवक्ता होंगे या सूचना मंत्रालय होगा उससे सूचना देके वो आपको कराएंगे। हम लोगों को बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको विपक्ष को लेके बीच में आऊंगा कि विपक्ष फिर भी क्या कर रहा है कि उसको जो है पैनिक बना रहा है। और कारण केवल इतना सा है, आप बताइए जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उसके 2 से 4 दिन के अंदर ही ये समस्या आने लगी थी गैस को लेकर, गैस की और पेट्रोल की समस्या आज भी मुझे बता दी है कि पूरे हिंदुस्तान में कहां पर है, कहां पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत सारे देखे, विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को एक जगह पर 50 लोगों का इकट्ठे करके एक सीसी में तेल बेच रहे थे। वो डराने के लिए तो कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पेट्रोल पंप पे जाइए, आज के समय में आपको 500 रुपए का तेल बढ़वानी है, 1000 रुपए का बढ़वाना है, 1500 का तेल बढ़वाना है, कोई मना नहीं कर रहा तेल लेने के लिए। आप खूब तेल पड़ रहा है, खूब डीजल मिल रहा है, किसान अपने खेतों में डीजल लेके जा रहा है, उस समय पर है। गैस को लेकर मैंने बता दिया कि गैस की भी जो समस्या है वो केवल वो समस्या है जो लोग कालाबाजारी पहले से कर रहे थे, जिनकी कालाबाजारी से व्यापार चल रहा था, जिसके पास कनेक्शन नहीं थे। बाकी कोई समस्या नहीं है। समस्या मैं ये भी डिनाई कर रहा हूं कि समस्या नहीं है, लेकिन है अगर समस्या तो समस्या का समाधान भी हम सबको निकालना है। लेकिन शोर मचा के करेंगे अगर हम तो कुछ नहीं होगा, जनता पैनिक होगी। अगर हम कहेंगे नहीं है तो जनता पैनिक होगी। ठीक है संजीव जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय हमें इतनी ही अनुमति देता है।
आपको क्या लगता है, जिस तरीके से मनोज जी ने तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी, सरकार की तरफ से उन्होंने पक्ष रखा और उनका ये कहना है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। वो कह रहे हैं कि हम समस्या बिल्कुल मान रहे हैं कि समस्या है, व्यापक स्तर पर यह समस्या है, लेकिन उसका समाधान करने की भी पुरजोर कोशिश हो रही है, ये भी मानना ज़रूरी है। ऐसे में संजीव जी, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति हो सकती है और क्या सरकार का जो ये समाधान करने का आश्वासन है, क्या वो काम आने की उम्मीद है? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि कोरोना जैसे काल में हमने देखे हैं कि लोगों के पैरों में चप्पल नहीं थे, नंगे पांव, भूखे पेट बसों के नीचे भागते दौड़ते, ट्रेन के पहियों के नीचे कटते, साइकिल पर रेंगते, स्टेशन पर जिस तरह से धक्के खाते, रोटी के लिए बिलबिलाते लोगों को हमने देखा। और अंत में ये भी देखा कि ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में लाइन लगाते और हाँफते हाँफते दम तोड़ते, श्मशान घाट तक लाशों को जलाने के लिए लाइन हमने देखा। और ये बेशर्म संसद में जाके इन लोगों ने कहा कि कोरोना की वजह से या ऑक्सीजन की वजह से एक लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई। हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किस तरह से लोग पैर भी लगाते थे। हमने देखा कि ऑक्सीजन की वजह से किस तरह से कालाबाजारी होती थी। और उसके बावजूद सदन में कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हिंदुस्तान में एक भी आदमी नहीं मरा। आज भी सरकार यही करेगी, कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लोग मानेंगे इस बात को, जिनको तकलीफ है वो अपने घर में रहें, वो चिल्लाते रहेंगे। आपको ये एहसास तब होगा जब आपके घर में किसी दिन चूल्हा नहीं जलेगा। और जाके पूछिए उन लोगों से जिसके घर में सचमुच में गैस की वजह से चूल्हा नहीं जल रहा है, वो शहरों में है, लकड़ियां उनके मकान मालिक नहीं जलाने दे रहे हैं, घर में वो चूल्हा पे खाना नहीं बना पा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो एक कप चाय जो 10 रुपए में मिलता था वो 25 रुपए में एक कप चाय मिलता है। ये नहीं कि चाय वाला ज्यादा कमा रहा है, उस चाय वाले को वो सिलेंडर जो पहले 2000 में मिलता था वो 6500 रुपए में खरीद पिला रहा है, तब आपको चाय बना के पिला रहा है, उसको भी फायदा नहीं हो रहा है। यदि सरकार की निगाहें इस पे नहीं है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता सब कुछ देखती है, बड़ी पैनी निगाहें रखती है, वो डिसीजन लेने में सक्षम है। चलिए संजीव जी, मनोज जी, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो फिलहाल एक बार फिर प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर आपको बता दें कि आम उपभोक्ताओं पर पड़ता हुआ भी नजर आएगा। लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से महंगाई की दरें बढ़ रही हैं और ये दरें तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दी गई हैं। तो इससे पहले 20 मार्च को भी सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 से 2.35 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी थी और अब एक बार फिर प्रीमियम डीजल की कीमत में भी इजाफा यहाँ पर किया गया है। और हालांकि सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि ऊर्जा का कोई संकट फिलहाल देश में नहीं है और सरकार हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। तमाम तरीके के कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। फिलहाल सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो कम से कम लोगों की परेशानी, यहाँ पर लोगों को परेशानी हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सरकार यही कोशिश कर रही है कि लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े और आने वाले समय में भी लोग इसी तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करें, पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट ना हो, इसको लेकर तमाम तरीके के कदम भी उठाए जा रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।